नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर और आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम पर आगमन होगा। एशियन फेसिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में हिस्सा लेंगे और स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम धामी सर्किट हाउस में आपदा के दौरान हुए नुकसान पर बैठक को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और इस दौरान अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे और जानकारी लेंगे। दोपहर करीब 1 बजे गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहुंचेंगे और एशियन फेसिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में हिस्सा लेंगे। हल्द्वानी में आज उनका दौरा और इसी के साथ सर्किट हाउस में आपदा के दौरान नुकसान पर बैठक भी करेंगे। संबंधित अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेंगे। हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और इसी के साथ इंटरनेशनल स्टेडियम में एशियन फेसिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में भी हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से संजय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां पर हल्द्वानी में दौरा रहने वाला है। गेम इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंचेंगे और इसी के साथ प्रभावित जो इलाके हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं? जी दुर्गा, सबसे पहले तो आज जो सीएम धामी का कार्यक्रम है वो 1 बजे इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार पहुंचने वाले हैं, जहां एशियन फेंसिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाना है। और उसके बाद जो है वो सर्किट हाउस में आपदा की बैठक ली जाएगी, जिसमें तमाम जो आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं वहां के अधिकारी मौके पे मौजूद रहेंगे। चाहे पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल समेत तमाम जो जिले हैं आसपास के आपदाग्रस्त जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके अधिकारी यहाँ मौके मौजूद रहेंगे और उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें आपदा के नुकसान से लेकर राहत बचाव कार्य तक की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और सीएम के सामने वो रूपरेखा रखी जाएगी। साथ ही यहाँ जो विकास कार्यों में बाधा आ रही है, विकास कार्य जो बरसात के चलते या आपदा के चलते जो विकास कार्यों में बाधा आई है, उस पर भी यहाँ गहन समीक्षा की जानी है। और तमाम जो कार्यक्रम हैं, जो सरकारी कार्यक्रम जो होने हैं, उसके आगे की रूपरेखा भी यहाँ तैयार की जानी है। जी बिल्कुल संजय। इसी बीच अगर हम बात करें, इंटरनेशनल स्टेडियम पर उनका आगमन होना है। एशियन फेसिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में भी हिस्सा लेंगे। क्या कुछ उसमें खेल रहने वाले हैं और क्या कुछ सीएम धामी का कार्यक्रम आगे आयोजित रहने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही है, एशियन फेंसिंग प्रतियोगिता यहाँ होनी है, तो एशियन गेम्स को लेके ये तैयारियों के तौर पर इनको देखा जा रहा है। और तमाम जो प्रतिभागी हैं इसमें वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। तमाम जिलों से, तमाम स्टेट से यहाँ पर प्रतियोगी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ ये एक बड़ा आयोजन यहाँ किया जाना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में भी पिछले साल हमने देखा था कि नेशनल गेम्स यहाँ कराए गए थे और इसी के तहत उसके बाद से लगातार जो प्रदेश में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती गई, तो उसी का आज ये निष्कर्ष है कि एशियन फेंसिंग प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और जिसमें लोग अब रुचि लेने लगे हैं, युवा इसके पीछे आने लगे हैं, युवाओं में रुचि एक जागने लगी है। तो इसी रुचि को बढ़ाने के लिए तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ दिख है। जी बिल्कुल संजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां एशियन फेसिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में भी हिस्सा लेंगे। तमाम प्रतियोगिताओं और प्रतिभागी से मिलेंगे और इसी के साथ सर्किट हाउस में आपदा के दौरान हुए नुकसान पर भी बैठक की जाएगी। अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों से प्रभावित हुए क्षेत्रों का जायजा के बारे में जानकारी भी ली जाएगी। हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद आपात यहाँ पर प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से बात करेंगे और स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भी उद्घाटन करेंगे पुष्कर सिंह धामी। वहीं चमोली में नंदानगर के कुंतरी और धुरमा गांव के आपदा प्रभावित क्षेत्र में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और इसी के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इन सभी के साथ प्रभावित क्षेत्रों में खोजबीन भी जारी है और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता भी
मुहैया कराई जा रही है। ये तस्वीरें चमोली नंदानगर की, जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कार्यरत है। यहां पर बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा के बाद से ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसी बीच कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अभी 2 से 3 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। स्थानीय लोग तो प्रभावित हुए ही हैं। इन सभी के साथ कई पर्यटक बेस आपदा में फंस गए हैं और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी के बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रशासन सड़क मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए पूरी तैयारी में जुट गया है और राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जो पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री हैं। आइए बात करते हैं मानसून सत्र में से जिस प्रकार से सीजन में आपदा आई है, मसूरी प्रभावित हो गया है, किस रूप में इसको आप देखते हैं? ये बहुत दुखद है और मैं समझता हूँ कि प्रकृति के आगे कोई किसी का बस नहीं चलता है। आपदा बहुत भयंकर आई है और निश्चित रूप से हमारे ब्रिजेस जो है बह गए हैं और ये अतिक्रमण जो हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उससे नदियों का जल प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे कटाव बहुत बढ़ गया है और लोगों के घर भी बह गए हैं। तो निश्चित रूप से हम इस आपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है आपदा की मीटिंग लेते हुए निर्देश दिए हैं कि भाई आपदा का सबका मदद की जाए, जो ट्रांसपोर्ट में फंस गए हैं उनको निकाला जाए, लोगों को व्यवस्था की जाए उनके रहने की। ये सब किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटक स्थल है, वहीं पर यदि बात करें पहाड़ों की रानी मसूरी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, तो यहाँ पर भी हैं कई सड़क हैं जो बाधित हो गए, पुल बाधित हो गए, पर्यटकों को दिक्कतें हो रही है। आपका किस रूप में काम है? खुलवा रहे, अब देखिए यहाँ पर आए हैं तो ये ब्रिज बेली ब्रिज बन रहा है, शाम तक के बनकर तैयार हो जाएगा, मार्ग खुल जाएगा। जहाँ पर मार्ग में अगर कहीं फ्रैक्चर हुआ है, कहीं दरक पड़ा है, कहीं जो है सड़क कोई बाधित हुई है, उसको भी रिपेयर करेंगे हम लोग और मार्ग हम खोलेंगे। क्या आप आगे भी केंद्र से मांग करेंगे कि फंड को बढ़ाया जाए? निश्चित रूप में हमारी जो भी मांग होती है केंद्र स्वीकार करता है। इस समय आपदा के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है आग्रह करेंगे, वो निश्चित रूप में हमें साथ मिलेगा और पूरी सहायता मिलेगी। सबसे ज्यादा नुकसान आपके हुआ, पुलिया को हुआ है, पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ, इस रूप में आप देखते हैं? नहीं, क्या है इसमें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि चैनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते रहे, चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग होना बहुत जरूरी है। ड्रेजिंग के बिना जो है आपके एम्बैंकमेंट जो है कटते जाएंगे और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं ये सामने है, पहली ब्रिज बह गए। चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है, वहीं हर साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ा जाता था, इस बार आपका क्या मानना है? चारधाम यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकी है, लाल विराम हुआ है, अभी चारधाम नहीं हुआ है और आगे जैसे ही फोरकास्ट सही हो जाएगा तो चारधाम यात्रा चलेगी। अंतिम प्रश्न है, मसूरी जाने वाले और आने वाले लोगों से करीब 1000 रुपए पर पर्सन वसूला जाएगा। वो मैंने कह दिया, अभी भी मैंने फोन किया है एसपी को, मैंने कह दिया किसी का एक्सटॉर्शन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो हमारे सबसे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस भी प्रकार से यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो रहा है उसको बंद किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मानसून जो आ गई है इससे जरूर कुछ न कुछ सबक ली जाएगी और उससे सतर्कता बढ़ती जाएगी। कैमरा पर्सन भरत के साथ में शाहजहां, जनता टीवी, देहरादून। चलिए रुख करेंगे इसी बीच आ रही बड़ी और अहम जानकारी का। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां राजधानी में लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रभावित जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल तमाम शामिल है और चंपावत और पिथौरागढ़ में भी आज भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और इसी के साथ आपको बता दें कि सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की लोगों को सलाह दी गई है। लगातार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश का कहर जारी है और मौसम विभाग ने भी इस बीच अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिले यहाँ पर प्रभावित है, जिनमें देहरादून, टिहरी और चंपावत और इसी के साथ पिथौरागढ़ भी इसमें शामिल है, जहां लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच विभाग ने पूरी तरह से लोगों से बरतने और इसी के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की लोगों से अपील की है और साफ तौर पर कहा गया है कि कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल तमाम जिले और इसी के साथ चंपावत और पिथौरागढ़ के लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करें और भारी बारिश के दौरान बाहर निकलने से बचें और जरूरी कामों तभी घर से बाहर निकलें।
देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि प्रदर्शनी में शक्ति से डिजिटल शक्ति योजना, महिलाओं का स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया, तकनीकी प्रगति, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, अन्नदाता और आत्मनिर्भर भारत समेत कई स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम विधायक, महापौर, नगर आयुक्त और महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट भूमि और इसी के साथ वैरागी कैंप को भूमि किराए पर देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्यपाल से भेंट की और इसे घोटाले का नाम दिया। इस पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने साफ सुथरी नीति के तहत टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ कराई है और किसी भी अनियमितता की स्थिति में जांच करवाई जाएगी। विषय ये है कि प्रदेश सरकार के द्वारा एक साफ सुथरी नीति के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था कराई गई है और टेंडरिंग व्यवस्था के तहत किसी पार्टी को अलॉट हुआ है। अगर टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो सरकार देखेगी, उसको सरकार का काम है देखना। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सरकार काम करती है। अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो गलत चीज़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती है। जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष को कोई भी विषय उठाने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी भी रखनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की भी कोई अनियमितताएं पाई गई होंगी तो सरकार ने आज तक तो किसी को भी इस तरह से किसी अधिकारी को या जिसके द्वारा ये अनियमितता की गई नहीं बख्शा है, तो ये भी इसमें भी जांच होकर देखा जाएगा। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि एक पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत यह कार्य पहले कराया गया। हल्द्वानी में साल 2014 की नन्ही कोशिश और कशिश हत्याकांड के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पूरे पहाड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आरोपी को फांसी की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ केट कूद कर एसडीएम कोर्ट तक पहुंच गई। इस आंदोलन को विधायक सुमित हृदय समेत कई संगठनों का समर्थन मिला। वहीं आक्रोशित माहौल को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस ने देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के मिशन के तहत बड़ा अभियान छेड़ा है। एसपी अक्षय कोंडे ने निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की यहां पर संयुक्त टीमों ने उखीमठ और गुप्तकाशी क्षेत्र में अवैध भांग की खेती को नष्ट कर दिया है। बता दें कि 7 और गांवों में कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति भी जागरूक किया गया। पुलिस ने लोगों से नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करने की अपील की है। आज रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन द्वारा सीओ रुद्रप्रयाग, सीओ गुप्तकाशी और एसडीएम उखीमठ के नेतृत्व में हमने राशि और अगल बगल के क्षेत्र में चरस और भांग के पौधे को नष्ट करने का एक अभियान चलाया। इसमें लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी और बाकी कुछ लेबर और बाकी अन्य प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। लगभग 7-8 गांव और कस्बों में ये कार्रवाई की गई और मैक्सिमम प्लांटेशन उस एरिया का हमने तोड़ने में कामयाब रहे। और इस तरीके की कार्रवाई जो कि अब बहुत सारी सूचनाएं हमें अलग अलग जगह से आ रही है, इस तरीके की कार्रवाई अब जिले में अलग अलग जगह पे भी चलती है। उत्तराखंड इस साल भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। प्रदेश में शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य कर रहा है। इसी को लेकर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की पूरी कमान संभाली हुई है।
सीएम धामी की ओर से कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं और बीजेपी का पूरा प्रतिनिधित्व मंडल भी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में सक्रिय है। इस समय आपदाग्रस्त है प्रदेश, अधिकांश जिले आपदा की चपेट में हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं आपदा की कमान संभाली है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये जो सरकार है और इस सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय धामी जी, वो कोई स्थान जो आपदाग्रस्त रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर वो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ना पहुंचे हों। और 2-2 3-3 दिन के कैंप स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगातार एक अच्छा कोऑर्डिनेशन केंद्र के साथ उन्होंने बना रखा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो सारी टीमें लगी हैं। राहत सामग्री के लिए सभी जिलाधिकारियों को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत से तुरंत राहत दी जाए। जो भी घायल लोग हैं उनको पहली सेवा से शिफ्ट किया जा रहा है, उनके जो नज़दीक के अस्पताल हैं, या उनको एम्स में लाना है या इधर दून मेडिकल में लाना है। तो ये सारी व्यवस्थाओं में सरकार के मुख्यमंत्री जी, सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी सांसद जो है कि हर पल हर क्षण आपदा का निराकरण के लिए लगे हैं। खटीमा के सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कुलपति सतपाल सिंह बिष्ट ने किया। इसमें खटीमा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के 11 टीमों ने भाग लिया है। साथ ही कुलपति ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह भी बढ़ाया और बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में यहाँ पर विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास इससे होता है। देखिए, एक्चुअली मेरा एज ए टीचर, एज ए वाइस चांसलर ये मानना है कि केवल कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना ही शिक्षा पूरी नहीं करता है। जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है तब तक हमारी ड्यूटी भी पूरी नहीं होती, शिक्षकों की ड्यूटी भी पूरी नहीं होती है। तो ये डिफरेंस जो हमें क्रिएट करना है कि कोचिंग सेंटर अलग चीज़ है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अलग चीज़ है। हमें यहाँ बच्चों की A to Z सारी चीज़ों में उनको ट्रेन करना होता है। जब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होगा तो एक अच्छा नागरिक बन के देश के सामने वो बच्चा आएगा। तो बच्चों को अगर जब तक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, जब तक बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे, तो बच्चे एक्सेल कहाँ से करेंगे? हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चों में क्या टैलेंट है। ये टैलेंट तब पता चलेगा जब हम इवेंट कराएंगे। मेरा ये मानना है कि ऐसे इवेंट कराए जाने चाहिए और अलग अलग जगहों पर कराए जाने चाहिए। तो जैसा मुझे बताया गया था शुरू में, जब मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का कुलपति बना था, कि KI टीम ने कई बार अप्रोच किया कि उनको भी कोई इवेंट कराने दिया जाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कराने दिया गया था। कारण जो भी रहे होंगे, मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी ऐसी चीज़ पर नहीं जानना चाहता कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा बिल्कुल उनका राइट है। जो भी छात्र शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से डिग्री लेता है, विश्वविद्यालय का एफिलेटेड और बोनाफाइड स्टूडेंट है, और वो कॉलेज संबद्ध जो विश्वविद्यालय से है, ये उसका राइट बनता है कि सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करे और सारी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज में भी रहे और उनको इवेंट भी करानी चाहिए। चलिए रुको करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष का आज हरिद्वार दौरा है। हेमंत द्विवेदी आज हरिद्वार का करेंगे निरीक्षण। राज्य अतिथि गृह डामकोटे विश्राम गृह में अधिकारियों संग अहम बैठक करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि मां चंडी देवी मंदिर का भी इस दौरान भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। धार्मिक आस्था पर आगामी अनुष्ठानों के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष दौरा करते हुए नजर आएंगे। हेमंत द्विवेदी आज हरिद्वार का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ कई जगहों पर अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसी के साथ हरिद्वार के मंदिरों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जाएगी। मां चंडी देवी मंदिर का भी भ्रमण इस दौरान किया जाएगा और आगामी अनुष्ठानों के लिए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हरिद्वार पहुंचेंगे दौरे के लिए। इस दौरान मंदिरों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी और अधिकारियों संग वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष चर्चा होनी है और आगामी दिनों में होने वाले अनुष्ठानों को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। अनुष्ठान आगामी दिनों में होने वाले हैं। इसी को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हरिद्वार में पहुंचकर आज निरीक्षण करेंगे। राज्य अतिथि गृह डामकोटे विश्राम गृह में अधिकारियों संग बैठक करते हुए नजर आएंगे।
उत्तरकाशी में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित पारंपरिक सेल्कू मेला आस्था और सादगी के साथ संपन्न हुआ। ये 2 दिवसीय मेला नई फसल के आगमन और वर्ष के अंतिम मेले के रूप में मनाया जाता है। इस बार बुग्यालों में लाए गए ब्रह्म कमल को और बजाए गए स्थानीय फूलों से भी पूजा की गई। वहीं ग्रामीणों ने देव डोली के साथ पारंपरिक रास नृत्य कर उत्सव को जीवंत बनाया है। इन सभी के साथ हालिया आपदा के बावजूद मेले में श्रद्धालुओं ने परंपरा को सजाते हुए इसमें भाग लिया। उपला टकनौर हरसी वैली क्षेत्र का ये अंतिम मेला होता है साल का, जिसे सेल्कू मेला कहते हैं। दरअसल ये मेला जो है हमारी उन्नत फसलों को डेडिकेटेड होता है और हार्वेस्टिंग से पहले ये सेल्कू मेला मनाया जाता है। और इस सेल्कू मेले का अर्थ होता है कि जब हार्वेस्टिंग के टाइम पर इधर जो पूरी हरसिल वैली क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं और कहावत है कि सोने को तक नहीं मिलता है, इसीलिए इस मेले को सेल्कू मेला कहा जाता है। आज 18 सितंबर है और ये 8 गांव उपला टकनौर जो हमारा हरसिल वैली है, इसमें जो है भव्य सेल्कू मनाया जाता था। पिछले वर्ष यहाँ बहुत बड़ा सेल्कू मनाया गया। 8 गांव के देवता देवी देवता आते हैं और इस बार जो है धराली में भीषण आपदा आई है, जिसके साथ 8 गांव की सहमति भावना है, उसमें सादगी से और सरलता से ये सेल्कू मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।